नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बेनिंग इश्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, आज के लिए डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो मैं करूंगा क्योंकि हर्षित सर के फ्लैट में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम से। दोस्तों, मैक्सिमम कोशिश रहेगा आपको चीजें समझाने की। अगर कुछ गलतियां हो रही है तो माफ कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू होने से पहले वही बात है, इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड किया हुआ है। अगर चैनल द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस को देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो आगे चलते हैं आज के पहला न्यूज में। पेपर स्ट्रिप वायरस टेस्ट टू बी आउट सून, वर्धन। दोस्तों, अपना यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने संडे को बोला है जल्दी जल्दी एक फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट फॉर SARS-CoV-2 डायग्नोसिस निकलने वाला है। अब फेलुडा पेपर स्ट्रिप टेस्ट क्या है दोस्तों? ये देखो, इस तरह की एक पेपर स्ट्रिप रहेगा जो नॉर्मल आप लोग देखे होंगे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एक ड्रॉप डालते हैं यूरिन। तो इस तरह ये भी एक पेपर स्ट्रिप होगा। इसमें या तो सलेवा का एक ड्रॉप डालेगा, इसमें नहीं तो ब्लड का एक ड्रॉप डालेगा। 45 मिनट्स के अंदर ये रिजल्ट बताएगा आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप आरटीपीसीआर जो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके साथ अगर कंपेयर करोगे, इसमें 96% सेंसिटिविटी है एंड 98% स्पेसिफिसिटी है। तो बेसिकली 100% करीब इसका इफेक्टिवनेस है। आरटीपीसीआर से इतना कम नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक जेन्युइन रिजल्ट दे सकता है, राइट दोस्तों। अब एक रूमर आया था कि ये जो वैक्सीन अभी निकलने वाला है, वैक्सीन की अभी ट्रायल्स चल रहा है, ठीक है, ये ओनली यंग एंड वर्किंग क्लास को दिया जाएगा करके एक रूमर आ रहा था। तो डॉक्टर वर्धन जी ने यह बोला ऐसा कुछ नहीं है। प्रियोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुप्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन शैल बी बेस्ड ऑन 2 की कंसिडरेशंस। देखो, वैक्सीन उनको दिया जाएगा, उसके लिए 2 मेन क्राइटेरिया है, 2 मेन कंसिडरेशन है। क्या क्या है? एक है ऑक्यूपेशनल हजार्ड एंड रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू इंफेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ वर्कर्स की बात की जा रही है। जो हेल्थ वर्कर्स है उनका सबसे ज्यादा इंफेक्शन हो रहा है। तो इस तरह जो इंफेक्शन के लिए मैक्सिमम एक्सपोज्ड है, उनके लिए सबसे पहले दिया जाएगा वैक्सीन। और ऑक्यूपेशनल हजार्ड जिसको है, जिसके ऑक्यूपेशन में हजार्ड है, राइट। एंड द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर डिसीज एंड इंक्रीज्ड मोर्टालिटी, ठीक है। जो जहां जहां इंक्रीज मोर्टालिटी है, जहां ज्यादा लोग मर रहा है, ठीक है, और रिस्क ऑफ डेवलपिंग सीवियर जो सीरियस हो सकता है, ठीक है, इन सबको सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा जो वैक्सीन है। ऐसा कुछ नहीं है यंग एंड वर्किंग क्लास को दिया जाएगा पहले, राइट। ही इन्फॉर्म दैट द कोविड-19 वैक्सीन करंटली इन ट्रायल इन इंडिया 2 डोज एंड 3 डोज वैक्सीन। देखो दोस्तों, जो इंडिया में वैक्सीन बन रहा है, एक बन रहा है 2 डोज वाली और एक बन रहा है 3 डोज वाली। अब जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे है और भारत बायोटेक है, ये जो दोनों है बना रहा है 2 डोसेस वाली, 2 डोसेस दिया जाएगा, ठीक है, सबको। और जो कैडिला हेल्थ केयर वैक्सीन है, ये 3 डोसेस दिया जा रहा है। तो अपनी अपनी वैक्सीन का एक स्पेशलिटी है, कुछ 2 डोज से काम चल जाएगा, एक 3 डोज से काम चल जाएगा, राइट। अब दोस्तों, इस तरह रहेगा अपना पेपर स्ट्रिप जो अपने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज करते हैं ना, ऐसे ही रहता है। इसमें एक ड्रॉप डालेगा और दिखा देगा, राइट। अब देखो, रेस्पॉन्डिंग टू क्रिटिसिज्म सराउंडिंग द एफिकेसी ऑफ आयुष फॉर्मुलेशंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। देखो दोस्तों, आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदिक, यूनानी, ठीक है, सिद्ध वैद्य, होम्योपैथी, ये सब मिलकर आयुष बना हुआ है। तो अभी एक न्यूज आया था जो आयुष का कोविड-19 के अगेंस्ट कैसे काम करेगा, जो आयुष ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने क्या बोला है, गुडुची का जो केमिकल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है दोस्त, सॉरी, टिनोस्पोरा कोडीफोलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। Ashwagandha, Guduchi and Pipali combination and IUC64 have a substantial number of studies which prove their immunomodulatory, मतलब enhancing immune। तो बेसिकली यही बोला है, जितने भी ये आयुष फॉर्मुलेशंस है ना, और ये जैसे गुडुची, अश्वगंधा, गुडुची एंड पीपाली कॉम्बिनेशन, ये सब हमारे जो इम्यून सिस्टम है इसको और स्ट्रेंथन करेगा, ऐसे स्टडीज ने प्रूव किया है, राइट। This intervention have also shown a good binding affinity with COVID-19 virus in silico studies। अब इन सिलिको स्टडीज बेसिकली ये बोला गया कि ये प्रूव किया है इन सिलिको स्टडीज के थ्रू। इन सिलिको मतलब होता है, इन सिलिको इज एन एक्सप्रेशन मीनिंग परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर और बाय कंप्यूटर सिमुलेशन। देखो, कंप्यूटर के साथ सिमुलेशन करके, ठीक है, एक सिमुलेटर रहेगा, उसमें करेक्टली पता चल जाएगा कैसे ये काम कर रहा है। तो इसके साथ ये प्रूव किया हुआ है जो आयुष वाली फॉर्मुलेशन से, ठीक है दोस्तों। He further said scientific studies have been initiated with the aforesaid remedies to assess their impact in prophylaxis। prophylaxis मतलब डिजीज क्योर करने वाला जो कंडीशन है उसको बोलते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 केसेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स बनाया था ये सब स्टडी करने के लिए, ठीक है। बेसिकली आयुष वाला फॉर्मुलेशन स्टडी करने के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स सेटअप किया था, उसके बारे में बात की जा रही है।
स्पीकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन च्यवनप्राश, देखो ये भी बोला था जो च्यवनप्राश है जो आयुर्वेदिक है इसके बारे में भी रूमर आया था। अब वो ये बोल रहा है इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है। डॉक्टर वर्धन सेड द इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू क्लिनिकल स्टडीज हैव शोन दैट इंडिविजुअल्स हु कंज्यूम च्यवनप्राश रेगुलरली फॉर अ डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम शो इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल हेल्थ स्टेटस। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है डॉक्टर वर्धन जी कि जो च्यवनप्राश डेली बेसिस में जो खाते हैं ना बहुत टाइम के लिए, दे शो इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल हेल्थ स्टेटस एंड इम्यूनिटी, while sugar is an essential component. Customers can opt for sugar-free versions in the market. देखो च्यवनप्राश में शुगर की कंपोनेंट तो है, तो ये बोला जा रहा है कि च्यवनप्राश हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है और इसमें शुगर है। अगर शुगर पेशेंट्स तो ये खा नहीं सकते तो उनके लिए शुगर फ्री वर्जन्स भी है उसका, राइट दोस्तों। न्यूज नंबर 2, कश्मीर टूरिज्म टेक्स बेबी स्टेप्स टू नॉर्मलसी। दोस्तों कश्मीर की जो टूरिज्म सेक्टर है पिछली साल आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था और जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था उसकी वजह से कश्मीर की जो टूरिज्म सेक्टर का सबसे डार्केस्ट स्टेज चल रहा था। बोला जा रहा है करीब 75,000 जॉब लॉसेस हुआ टूरिज्म सेक्टर में, ठीक है, ये इन सब की वजह से। अब एक गुड न्यूज ये आया हुआ है दोस्तों, 50th एनुअल स्कैल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस 2021 में होने वाला है श्रीनगर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। बेसिकली यूरोप एंड एशिया के 4 सिटीज शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से हमारा कश्मीर चुन के आया है, ठीक है। अब स्कैल इंटरनेशनल क्या है? स्कैल इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूरिज्म लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड प्रमोटिंग ग्लोबल टूरिज्म एंड फ्रेंडशिप। देखो ग्लोबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं स्कैल इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल बॉडी है, ये तो मालूम चल गया। अब इसकी जो कांग्रेस है, इनकी जो एनुअल मीटिंग है होगा श्रीनगर का शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। SCAL is a Spain-based tourism body with 15,000 members and 150 chapters across the world। देखो पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेस है। कश्मीर वन द स्पॉट अगेंस्ट 4 टॉप सिटीज ऑफ यूरोप एंड एशिया। ये देखो दोस्तों खास बात है क्योंकि यूरोप के भी सिटीज थे, एशिया के भी सिटीज थे, उनमें से कश्मीर चुन के आया है। दिस इवेंट विल पेव वे फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेयर्स टू विजिट कश्मीर एंड फ्लिप द इंटरनेशनल टूरिस्ट फॉर। देखो इंटरनेशनल टूरिज्म प्लेयर्स को कश्मीर विजिट करने के लिए एक चांस मिल जाएगा। बेसिकली हमारी जो कश्मीर की टूरिज्म है उस सेक्टर में बहुत ज्यादा रिवाइवल हो सकता है इसकी वजह से, राइट दोस्तों। न्यूज नंबर 3, ब्लू फ्लैग टैग फॉर 8 बीचेस इन इंडिया। दोस्तों ब्लू फ्लैग बीच, एक बीच को ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। ये क्या है सबसे पहले देखते हैं। इट इज एन इको टूरिज्म मॉडल टू प्रोवाइड टूरिस्ट clean and hygienic bathing water, facilities, amenities, safe and healthy environment and sustainable development of the area। तो बेसिकली एक बीच में जब टूरिस्ट आते हैं, किसके लिए आते हैं? बीच में नहाने आते हैं, सनबाथिंग के लिए आते हैं, सर्फिंग के लिए आते हैं। तो जब टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज होना चाहिए, अम्यूनिटीज होना चाहिए, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, हाइजीनिक बाथिंग वाटर अलग से होना चाहिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए एरिया का। मतलब उधर तक पहुंचने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। The certification is awarded by the Denmark-based agency based on 33 stringent criteria in 4 major heads। देखो ये सर्टिफिकेशन कौन देते हैं? एक डेनमार्क बेस्ड एजेंसी है, ठीक है। इनकी क्राइटेरिया 4 मेजर हेड्स में है। देखो क्या क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज इन दी बीचेस। तो ये देखो ये 4 जो है 4 हेड्स में ये दिया जाता है। ये सब देखने के बाद ये ब्लू फ्लैग टैग दिया जाता है। अब रिसेंटली ये जो इंटरनेशनल एजेंसी ने इंडिया के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग टैग दे दिया है। ये हमारे टूरिज्म को प्रमोट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एन इंटरनेशनल जूरी फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क, तो एजेंसी का नाम बता दिया, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन FEE डेनमार्क has upheld a recommendation made last month by a national jury composed of scientists, environmentalists that had recommended India's 8 beaches for consideration for coveted international eco-label ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। देखो बेसिकली न्यूज पहले भी आया था दोस्तों, इंडिया के 13 बीचेस रेकमेंड किया था, तो उसमें से शॉर्टलिस्ट होके अब 8 बीचेस हो गया। तो 8 बीचेस रेकमेंड हुआ था फाइनली, तो 8 के 8 अभी अप्रूव हो गया। इंडिया 8 बीचेस स्प्रेड अक्रॉस 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। अब देखते हैं ब्लू फ्लैग टैग मिला वो बीचेस कौन कौन सा है। देखो एक है गुजरात में द्वारका में शिवराजपुर, दमन एंड दीव में जो दीव में घोघला बीच है, कासरकोड एंड पदुबिद्री कर्नाटका। दोस्तों कासरकोड बोलते ही आप कंफ्यूज ना होना, कासरकोड एंड पदुबिद्री एक बीच है जो कर्नाटका में है। कासरकोड एक डिस्ट्रिक्ट भी है केरला में,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट से ये कंफ्यूज मत होना। कासरगोड एक बीच है कर्नाटका में। कापाड केरला, कापाड केरला के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह है। कापाड केरला का सबसे मेन हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन पुरी में उड़ीसा में, एंड राधानगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ये 8 बीच को ब्लू फ्लैग टैग मिल गया। India has also been awarded a third prize by the international jury under the International Best Practices for Pollution Control in Coastal Regions. देखो, इंडिया को एक थर्ड प्राइज भी मिला हुआ है, कौन से में? इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अधेर करने के लिए। It is an outstanding feat considering that no blue flag nation has ever been awarded for 8 beaches in a single attempt. देखो, ये पहली बार कोई कंट्री को एक सिंगल अटेम्प्ट में, हमने 8 रिकमेंड किया, 8 के 8 अप्रूव किया गया, ये पहली बार हुआ है कोई कंट्री के साथ। This is also a global recognition of India's conservation and sustainable development efforts. तो बेसिकली इंडिया की जो कोस्टल एरिया की कंजर्वेशन है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स जो हम कर रहे हैं उसके लिए एक सही तरह रिकॉग्निशन मिला हुआ है। The iconic blue flag is one of the world's most recognized voluntary eco-labels awarded to beaches, marinas and sustainable boating tourism operators. India till had none of its beaches tagged as blue flag. तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी तक कोई बीचेस ब्लू फ्लैग टैग नहीं था, ठीक है। तो इंडिया ने जो कोस्टल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है, ये देखो, कंजर्वेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट में, ठीक है, ये एक बीएम्स करके, बीईएएम्स क्या है दोस्तों? बेसिकली बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये मैं लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये है बीईएएम्स, ठीक है। तो ये बीईएएम्स भी जो कोस्टल एरिया की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट में लॉन्च किया था, ठीक है, अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, राइट। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स इंडिया लाइन अप अंडर द ICZM प्रोजेक्ट। तो इंडिया ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए कोशिश कर रहा था अंडर ICZM प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया था। अब देखो, स्पेन so far has the highest number of blue flag certificate states in the international jury। सबसे ज्यादा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है स्पेन के बीचेस को, राइट। India is also the first country in Asia Pacific region which has achieved this feat in just about 2 years time। देखो, 2 साल के अंदर हमें, मतलब हम बीचेस की कंजर्वेशन करते हुए जो ICZM का लॉन्च करने के बाद 2 साल के अंदर हमें यह रिकॉग्निशन मिला है। Japan, South Korea and UAE are the only other Asian nations who have been conferred with a couple of blue flag beaches, however in a time frame of about 5 to 6 years। देखो, उनको 5-6 साल लग गया, पर इंडिया को केवल 2 साल में ये रिकॉग्निशन मिल गया, राइट दोस्तों। न्यूज नंबर 4, सिटीजन्स पैनल टू प्रोब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स। दोस्तों, लास्ट फरवरी में जो दिल्ली कम्युनल राइट्स हुए थे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जितने भी प्रोटेस्ट हुआ था, तब जो दिल्ली कम्युनल राइट्स हुआ, इसके बारे में एक इम्पार्शियल अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने वाला है एक सिटीजन्स कमेटी। ये सिटीजन्स कमेटी का पूरा नाम है सिटीजन्स कमेटी ऑन दिल्ली रिवॉर्ड्स ऑफ फरवरी 2020 कॉन्टेक्स्ट इवेंट्स एंड आफ्टरमाथ। अब ये कमेटी की खासियत क्या है? इस कमेटी में जो मेंबरशिप है ना दोस्तों, ये बहुत एमिनेंट मेंबर्स हैं। देखो कौन कौन है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मथन लोकूर साहब है, दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया चेयरपर्सन जस्टिस AP शाह है, जस्टिस RS सोथी जो फॉर्मर जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे, जस्टिस अंजना प्रकाश जो फॉर्मर पटना हाई कोर्ट के जज थे, GK पिल्ले जो फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे, एंड मीरन चड्डा बोरवानकर जो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह की एमिनेंट मेंबरशिप है इस कमेटी में, यही इसका खासियत है। एक कमेटी 3 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट पेश करेगा। अब ये कमेटी क्या इंक्वायर करेगा? Committee will inquire into the role of state machinery in restoring order and part played by certain sections of the media to fan the flames through fake news। दोस्तों, जब दिल्ली रिवॉर्ड्स हो रहा था, तब स्टेट मिशनरी ने ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए क्या क्या किए और क्या नहीं किए, ये देखेंगे। और जो मीडिया, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द मीडिया जो फेक न्यूज और फेक वीडियो स्प्रेड किए, फेक मैसेजेस स्प्रेड किए, जो दिल्ली कम्युनल रिवॉर्ड्स को कैटलाइज किया, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगा, 3 महीने के अंदर हमें यह पता चलेगा, एक अनबायस्ड इम्पार्शियल रिपोर्ट हमें मिलेगा। इसे हमें पता चलेगा क्या हुआ था सही में। अब दोस्तों, ये जो सिटीजन्स कमेटी है, ये फॉर्म कैसे हुआ? इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द इन्विटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट ग्रुप। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट ग्रुप क्या है दोस्तों? काफी दिन से न्यूज में है। It comprises of distinguished former civil servants who want an impartial probe into the events which led to the communal riots in national capital।
अब मैं बताता हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप क्या है। इनकी एक वेबसाइट भी है ऑफिशियल, वो भी आप देख सकते हो। वैसे इनका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। एक क्या करते हैं ये देखो, वी आर ए ग्रुप ऑफ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विसेज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप में दोस्तों, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज से रिटायर हुए थे ना, जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स, ये सब है इसमें। अब इनकी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो नहीं है, ये कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, कोई ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर ये लोग तब रिएक्ट करते हैं जब अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ चीजों को अगेंस्ट कुछ हो रहा हो। ठीक है, तो इनकी एक मेन पेक्युलैरिटी क्या है, दे हैव बीन होल्डिंग कॉन्क्लेव्स एंड राइटिंग ओपन लेटर्स ऑन मैटर्स ऑफ कंसर्न। देखो, जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स होता है ना, जो कंसर्न की बात है, उनके अगेंस्ट, उनके बारे में ये लोग गवर्नमेंट को ओपन लेटर्स लिखते हैं। इनकी साइट में जाके देखोगे तो आपको सारे ओपन लेटर्स की आपको मिल जाएगा, सारे ओपन लेटर्स आपको मिल जाएगा, राइट। और ये फॉर्म हुआ मई 2017 में। तो ये लोग इस तरह की काम करते हैं। अब देखते हैं 3 महीने के बाद जब इनका रिपोर्ट आएगा क्या निकल के आता है, राइट दोस्त। न्यूज नंबर 5, एट 15 RTI एक्ट क्रिपल्ड बाय ह्यूज बैकलॉग। दोस्तों, RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 में लॉन्च हुआ था। अब इसका 15 साल हो चुका है। अब एक रिपोर्ट ये आया हुआ है, more than 2.2 lakh cases are pending at the central and state information commissions, which are the final courts of appeal under the ट्रांसपेरेंसी लॉ। देखो दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के अनुसार एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और हर स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी है। अगर पब्लिक को कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में या गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जो हमें हमारी हेल्प हो सकता है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम RTA डालते हैं। तो RTA डालते हैं तो कहां जाते हैं, एक तो एक कमीशन बना हुआ है, हर स्टेट में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया हुआ है और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी है। अब इधर इतनी केसेस पेंडिंग है बोल रहा है। अब ये रिपोर्ट कौन लाया था, रिपोर्ट कार्ड ब्रॉट बाय सतर्क नागरिक संगठन एंड द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज। ठीक है, उनकी रिपोर्ट की हिसाब से यह बोला जा रहा है, महाराष्ट्र में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में ना करीब 59,000 केसेस पेंडिंग है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, उधर करीब 48,000 केसेस पेंडिंग है, एंड CAC हमारा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उधर भी है करीब 35,000। एट द करंट रेट ऑफ डिस्पोजल, ओडिशा कमीशन वुड टेक मोर देन 7 years एट डिस्पोज ऑल पेंडिंग कंप्लेंट्स। अब ओडिशा कमीशन जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में क्या बोला है, अगर करंट रेट ऑफ डिस्पोजल चलेगा, जिस तरह से अभी काम चल रहा है, 7 साल लगेगा पूरे केसेस को डिस्पोज करने में। तब तक और केसेस भी आ जाएंगे। क्यों? अंडर द लॉ एवरी कमीशन शुड हैव ए चीफ एंड अप टू 10 कमिश्नर्स। देखो, सब कमीशन जितने भी स्टेट्स में बना हुआ है ना, उसमें एक हेड होना चाहिए जो चीफ कमिश्नर है और 10 कमिश्नर साथ में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एनालिसिस also found that government officials face hardly any punishment for violating the law. Analyzing data from 16 commissions in 2019-20 report found that penalties were imposed in only 2.2% of cases. देखो दोस्तों, ये बोला जा रहा है 2019-20 का 16 कमीशंस का रिपोर्ट लिया गया, उसमें यह पता चला कि ओनली 2.2% केसेस का डिस्पोजल हुआ है। और जो भी गलती के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ना, जो ठीक से इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहा हो, उनकी पर्सनल इनकैपेसिटी की वजह से उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यह भी बोला गया। देखो दोस्तों, द नीड टू स्क्रूटनाइज द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस नाउ इज परहैप्स ग्रेटर देन एवर बिफोर। यह बोला जा रहा है दोस्तों, अब तो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, जो पुअर पॉपुलेशन है, उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च किया है। अब इस सब की इंप्लीमेंटेशन तो होना चाहिए। तो इंप्लीमेंटेशन अगर पब्लिक तक पहुंच नहीं रहा है तो पब्लिक क्या करना चाहिए, पब्लिक को राइट टू इंफॉर्मेशन है, क्यों नहीं हो रहा है, कहां अटका है, यह सब पूछ सकता है। तो ये जो पूछने वाली जो जगह है, जो अथॉरिटी है, वही काम ठीक से नहीं कर रहा तो क्या होगा। तो इसलिए ये रिपोर्ट में यह बोला जा रहा है, कम से कम अभी ये कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे तो आप लोग ठीक से काम करो। तो यही इनकी प्रॉब्लम है। If the poor and marginalized affected by the public health emergency are to have any hope of obtaining the benefits of government schemes, they must have access to relevant information. बहुत सही बोला है, क्योंकि अगर poor and marginalized populations को अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हेल्प होना है और गवर्नमेंट ये चाह रहा है कि पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन का कुछ हेल्प हो, तो ये जो इंफॉर्मेशन सेंटर्स है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, उसके अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रही है, वो ठीक से काम होना चाहिए उनका, राइट। और एक बात अगर बोला जा रहा है, जो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, जिसकी जो देखो विच हैज बीन हेडलेस, इनकी कमिश्नर अगस्त से अपॉइंट ही नहीं हुआ है। ये भी एक
इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूज नंबर 6, चाइना ग्रांट्स 90 मिलियन टू श्रीलंका आफ्टर विजिट बाय ऑफिशियल। दोस्तों, चाइनीज डेलीगेशंस का विजिट हुआ था श्रीलंका में, ठीक है। अब एक अनाउंसमेंट हुआ है, चाइना 90 मिलियन ग्रांट प्रोवाइड करेंगे श्रीलंका को। किसके लिए? कॉलिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस ए टाइमली ग्रांट, द चाइनीज एम्बेसी इन कोलंबो सेड दैट इट वुड बी यूज फॉर मेडिकल केयर। तो बेसिकली कोविड-19 के टाइम पे और पोस्ट कोविड एरा में यूज करने के लिए श्रीलंका को एक असिस्टेंस दिया जा रहा है चाइना। वैसे चाइना एंड श्रीलंका की दोस्ती तो है ही, ये आपको पता ही है। तो ये जो 90 मिलियन ग्रांट दिया ना, ये चाइना के लिए एक पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि एक एलिगेशन है चाइना श्रीलंका में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, वो एक डेब्ट ट्रैप है करके। तो सच में डेब्ट ट्रैप तो है ही। चाइना ने श्रीलंका में जितने भी इन्वेस्टमेंट किया ना, वो जहां किया ना, वो सब चाइना के अंडर आ गया अभी। फॉर एग्जाम्पल जो हम्बनटोटा पोर्ट है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। China considers Sri Lanka to be a critical link in its massive Belt and Road global infrastructure building initiative that has provided billions of dollars in loans for Sri Lankan projects over the past decade. Project includes seaport, airport, port city, highways and power stations. देखो दोस्तों, चाइना ने श्रीलंका को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बहुत पैसे दिया है। किसके लिए? उनकी जो सीपोर्ट डेवलप करने के लिए, एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए, सिटीज डेवलप करने के लिए, हाईवेज के लिए, पावर स्टेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी पैसे प्रोवाइड किए वो लोन में था। अब श्रीलंका के पास इतना पैसा कहाँ है वापस देने के लिए? तो श्रीलंका ने क्या किया, 2017 में श्रीलंका लीज्ड आउट ए चाइनीज बिल्ड पोर्ट लोकेटेड नियर बिसी शिपिंग रूट्स टू ए चाइनीज कंपनी। इसका नाम है हम्बनटोटा। फॉर 99 years टू रिकवर फ्रॉम द हेवी बर्डन ऑफ रीपेइंग द चाइनीज लोन्स द कंट्री रिसीव टू बिल्ड इट। अब चाइना ने पैसे लोन दिया श्रीलंका को, ठीक है, ये सब चीजें बनाने के लिए, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पोर्ट सिटी, हाईवेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब श्रीलंका के पास पैसे तो नहीं है। अब श्रीलंका क्या किया, 99 years के लिए लीज में दे दिया ये पोर्ट जो है, चाइना को बोला आप ऑपरेट कर लो। वैसे भी चाइना को चाहिए था ये इंडिया को सराउंड करने के लिए, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रहा है उसमें भी ये आएगा, ठीक है। तो चाइना चाहते भी यही थे, चाइना को पहले से पता था श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। तो धीरे धीरे ये डेब्ट ट्रैप में फंसा के श्रीलंका को पूरा ले लेगा चाइना एक दिन। The facility is part of Beijing's plans for a line of ports stretching from Chinese waters to the Persian Gulf. वही मैंने बोला जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोला जा रहा है, मतलब चाइनीज वाटर से पर्शियन गल्फ तक इंडिया को सराउंड कर रहे हैं बेसिकली। China has also agreed to provide 989 million loan to Sri Lanka to build an expressway that will connect its tea-growing central region to the Chinese-run seaport. देखो, श्रीलंका टी के लिए बहुत फेमस है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। देखो, ये सब जो ग्रीन में है ना, ये सब जितने भी है, ग्रीन में जितने भी है, ये सब टी एस्टेट्स हैं, ठीक है, जो श्रीलंका के। अब चाइना एक 989 मिलियन का लोन और दे रहा है, किसके लिए? एक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, जहां से टी बनेगा ना, वो इधर तक मतलब एक हाईवे प्रोवाइड करेगा, एक्सप्रेस हाईवे बनाएगा जो टी को एक्सपोर्ट करने में काम आएगा। तो बेसिकली इतने पैसे और खर्चा कर रहा है चाइना। तो आपको समझ में आ रहा होगा चाइना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इधर आ रहा है अपना हम्बनटोटा पोर्ट, और इधर ये सब जो भी दिख रहा है, ये सब टी एस्टेट है, जहां टी सबसे ज्यादा बन रहा है श्रीलंका में, राइट दोस्त। न्यूज नंबर 7, यूएस टर्न्स फोकस ऑन ढाका फॉर इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है स्टीफन बैगन, वो विजिट करने आ रहा है ढाका अक्टूबर 14 to 16, ठीक है दोस्तों। ये यूएस का एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है। बेसिकली ये है इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज है, जो अपनी साउथ एशियन कंट्रीज आ रहा है, इनके साथ अमेरिका अपनी रिलेशंस जो है सही बनाना चाह रहा है और अपनी पार्टनर बनाना चाह रहा है। क्योंकि देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, ये चाइना से कंपेयर करें तो बहुत दूर है। वैसे भी चाइना क्या कर रहा है, अब श्रीलंका में, बांग्लादेश में और जितने भी साउथ एशियन नेशंस है ना, उसमें अपनी पकड़ मजबूत बना के रखा है। अब ये अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका भी क्या चाह रहा है, अमेरिका भी जाके इनसे बात करेगा, इनके साथ कोऑपरेशन करेगा, कुछ एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है। और अमेरिका भी जो इंडो पैसिफिक एरिया में अपनी रिलेशन सही करना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। द विजिट ऑफ द सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल इज द क्लियरेस्ट साइन सो फार ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिजायर टू ड्रॉ बांग्लादेश क्लोजर एज ए की इंडो पैसिफिक पार्टनर। तो कोई क्लियर नजर आ रहा है क्यों ये कर रहा है, बांग्लादेश के साथ ये क्यों कर रहे हैं। ये ट्रंप का एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक डिजायर है कि बांग्लादेश को भी अपना इंडो पैसिफिक पार्टनर बनाने के लिए, ठीक है। Bangladesh has not hosted a senior US diplomat of this stature since the visit of Secretary of State John Kerry in August 2016. देखो, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जॉन केरी साहब आए थे अगस्त 2016 में, इसके बाद अब आ रहा है, ठीक है। मिस्टर बेगन्स विजिट टू ढाका विल बी फॉलोड बाय हिज इंटरेक्शंस इन न्यू दिल्ली,
Senior diplomat will arrive in India on Monday, where is expected to do the groundworks for the 2+2 dialogue. दोस्तों इसके बाद इंडिया में भी आएंगे और 2+2 डायलॉग जो होने वाला है उसके लिए थोड़ा ग्राउंडवर्क्स करेंगे. तो 2+2 डायलॉग कौन क्या है? इंडिया में अपना डिफेंस मिनिस्टर, अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये दोनों अमेरिका की जो काउंटर पार्ट्स इनके साथ डिस्कशन करेंगे. राइट. American campaign to draw Bangladesh is significant that the US is focusing on Bangladesh, a close neighbor of India, after concluding a defense cooperation agreement with Maldives in September. देखो दोस्तों, यूएस ने रिसेंटली सितंबर में मालदीव्स के साथ एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया. तो अब धीरे धीरे सारे साउथ एशियन नेशंस के साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या कुछ पार्टनर बनाने का या कुछ रिलेशन सही करने के लिए ऐसे विजिट ये सब चलता रहेगा. राइट. China, which has already gained several landmark infrastructure projects in Bangladesh, sent a medical team to Dhaka to assist the COVID-19 situation and has received Dhaka's permission to carry out human trials of anti-COVID-19 vaccine. यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों. चाइना अपनी जो पकड़ है बांग्लादेश के साथ ये स्ट्रॉन्ग बना कर रखा है. चाइना ने रिसेंटली क्या किया? सेवरल लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया बांग्लादेश को. वैसे चाइना हर देशों में कर रहा है, जो साउथ ईस्ट एशिया जैसे श्रीलंका में कर रहा है, वैसे बांग्लादेश में भी शुरू कर लिया. बांग्लादेश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए चाइना ने और एक मेडिकल टीम भेज दिया कोविड-19 पैंडेमिक से बचाने के लिए. और इसके चलते देखो ढाका ने क्या किया? ढाका ने परमिशन दिया चाइना को, चाइना की एक प्राइवेट कंपनी है सिनोवाक बायोटेक को, टू कैरी आउट ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ एन एंटी कोविड-19 वैक्सीन. तो बेसिकली चाइना बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो सही बनते नजर आ रहा है. तो यूएस क्या चाह रहा है कि यूएस भी जाएगा अभी. वैसे इंडिया के साथ तो रिलेशन ठीक है, वैसे सारे साउथ एशियन कंट्रीज का धीरे धीरे रिलेशन सही करना चाह रहा है. ठीक है, अब बांग्लादेश में भी जाएंगे यूएस. राइट. द सीमिंगली इंटेंस इंटरेक्शंस बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश हैव अट्रैक्टेड अटेंशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडियन कमेंटेटर्स. देखो ये जो इंटरेक्शन अभी हो रहा है ना चाइना एंड बांग्लादेश के बीच में, ये पूरी वर्ल्ड जो है बहुत सीरियसली देख रहा है इनको. हम सबको पता है इन सबका मन के अंदर क्या है, क्या प्लान्स है. ठीक है, तो बेसिकली चाइना क्या चाह रहा है? चाइना वैसे नेपाल को अपने साइड लेने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी है, श्रीलंका को भी ले लिया, अब बांग्लादेश को भी पूरी तरह फंसा के पूरा इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रैटेजी है चाइना का. ठीक है, अब यूएस के भी मन में कुछ और नहीं है, यूएस भी यही चाह रहा है. देखो अब बोल रहा है अगर इंडिया चाइना के बीच में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम इंडिया के साथ रहेंगे. अब आगे देखा जाएगा जब एक्चुअली कुछ होगा तो कौन कौन आएगा. तो यूएस का भी अपनी प्लान्स है. यूएस अपनी इंडो पैसिफिक रीजन थोड़ा दूर है, इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा उनका रिलेशन सही नहीं है, तो वो सही करने के चक्कर में वो अपना काम कर रहा है. राइट. तो दोस्तों हमारी डेली करंट अफेयर्स बेनिंग इश्यूज डिस्कशन इधर खत्म हो रहा है. उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा. ये मेरा पहला वीडियो था करंट अफेयर्स वाले डिस्कशन का, तो कुछ गलतियां हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा. आप लोगों की वैल्यूबल कमेंट्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा. अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. हैव ए वंडरफुल डे अहेड.